हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेवा और दोस्तों आज फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 के लिए अकाउंटिंग के ये ट्रू फॉल्स लेकर के आपके सामने हाजिर। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है 10 से 12 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, उसी की हम सारी की सारी तैयारी कर रहे हैं और आज भी हम उसी का काम यहां पर जारी रखेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। मशीनरी के इरेक्शन यानी मशीनरी के एडिशन की अगर मैं बात करूं तो मशीनरी के एडिशन के लिए, मशीनरी के बढ़ाने के लिए मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए कि कहां डेबिट होना चाहिए? मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। एसेट बढ़ रहा है तो भाई इन्होंने डेबिट कहां कर दिया? इन्होंने कर दिया पी एंड एल अकाउंट में। तो इसका मतलब ये फॉल्स है या ट्रू है? उसने बोला जी ये तो पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होता है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स। ऐसा नहीं होता। अगर किसी भी एसेट की इरेक्शन के अंदर हम पैसा लगाते हैं तो वो उसके अंदर एडिशन है। अगर वो उसके अंदर एडिशन है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये उसी एसेट में ऐड होना चाहिए। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से इसे ऐड होना चाहिए। इट शुड हैव बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट अस रीड दिस आंसर। इट इज a capital expenditure and hence it should be debited to machinery account। ध्यान रखिए कि सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखने से मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, प्रॉपर रीजनिंग देंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 2 और लिखा है अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। माय डियर फ्रेंड्स, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है पहले सोच लीजिए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है कि एक बड़ा एक्सपेंडिचर है जो हम एक साल में हम डेबिट नहीं कर सकते हैं। उसे एक साल में सारे के सारे खर्चे नहीं दिखा सकते हैं। हम बड़े खर्चे की बात कर रहे हैं और ये कोई एसेट भी जनरेट नहीं कर रहा, राइट। लेकिन करना क्या पड़ता है? हमें इसे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, राइट। तो हम उसे क्या करते हैं? धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। लेकिन गुडविल तो ऐसा नहीं है। गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट। गुडविल हमारा एक कैसा एसेट है? नॉन करंट एसेट। ये एक नॉन करंट एसेट है, ये एक रियल अकाउंट है। और मेरे दोस्तों ये जो है ये हमारे रियल अकाउंट की तरह एक एसेट के रूप में दिखना चाहिए, ना कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में। तो इसका मतलब अगर मैंने गुडविल को एक्वायर करने के लिए पैसा दिया तो वो मेरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। दैट मींस इट इज फॉल्स। ये एक रियल अकाउंट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एक ऐसा एसेट है विच इज इनटेंजिबल, जो कि दिखाई नहीं देगा लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा पैसा अर्न करने में मदद करेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आइए पढ़ लेते हैं। इट इज a capital expenditure since it involves acquisition of an intangible asset which is a fixed asset। यानी नॉन करंट एसेट है भाई, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी पेटेंट राइट्स इज इन द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। भाई नॉमिनल अकाउंट, accounts of all expenses and losses and incomes and gains are known as, बोलिए जल्दी जल्दी, nominal accounts। लेकिन पेटेंट राइट्स तो अगेन इट इज एन इनटेंजिबल एसेट, ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी एक नॉन करंट एसेट है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। सो ये स्टेटमेंट भी हो गई फॉल्स बिकॉज इट इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट। ये एक इनटेंजिबल एसेट है, बिल्कुल किसकी तरह? गुडविल की तरह ही ये भी एक इनटेंजिबल एसेट है और रियल अकाउंट है क्योंकि ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा गया है ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ अ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई ये बातें हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं कि अगर कोई हम सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदते हैं, सेकेंड हैंड एसेट खरीदते हैं और उस एसेट को जब तक यूज में ना आ जाए, मतलब यूज करने के काबिल ना हो जाए, तब तक उस पर जितने भी खर्चे किए बिगिनिंग में हमने, उसे हम उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, उसी एसेट की वैल्यू में ऐड कर देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओवरहेड एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करता हूं तो ये ओवरहेड एक्सपेंसेस जो बिगिनिंग में किए गए सेकेंड हैंड मशीनरी पर, ये भी तो कैपिटल नेचर के ही माने जाने चाहिए। ये भी कैपिटल नेचर के ही माने जाएंगे। वाई? बिकॉज इट इज अ सेकेंड हैंड मशीनरी। सेकेंड हैंड एसेट कोई भी खरीदोगे और उस एसेट पर हमने कोई भी
पैसा अगर खर्च कर दिया जब तक कि वो यूज में आने के काबिल ना हो जाए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है. दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स. सच एक्सपेंसेस आर incurred to derive long term benefits of enduring nature. यानी enduring का मतलब जो लंबे समय तक हेल्प करे, राइट. दैट इज वाई इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स. यही क्वेश्चन दोबारा आ गया गुडविल से जुड़ा हुआ. लेट अस चेक दैट, बट ध्यान से सुनिएगा. लिखा इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट. अब इसके लिए सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि फिक्टिशियस एसेट किसे कहते हैं. भाई फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक. काल्पनिक का मतलब होता है कि भाई ये डेबिट बैलेंसेस थे, इसी कारण से हमें एसेट साइड में दिखाने पड़े. हालांकि वो एसेट नहीं है. जैसे कि मैंने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको बताया, एक बहुत बड़ा अगर मैंने खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे कर दिया तो उस केस में मेरा कोई एसेट नहीं बना, लेकिन वो सारा का सारा खर्चा मैं एक ही साल में नहीं डेबिट कर सकता, उसे कई सालों में डिवाइड कर दूंगा. सो ऐसी सिचुएशन में वो एक फिक्टिशियस एसेट बन जाता है. मगर गुडविल, अरे नहीं भैया नहीं, गुडविल तो एक कैसा एसेट है, एक इनटेंजिबल एसेट है. ये तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट. सो अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक लिखी है. लिखा है इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू. आंसर बिल्कुल सही है. इट इज एन इनटेंजिबल एसेट. इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज ऑफ रियल नेचर, रियल अकाउंट का नेचर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने. लिखा जी मोटर रिपेयर्स चार्जेस इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ सर्टन worn आउट पार्ट्स incurred बिफोर यूजिंग अ सेकेंड हैंड कार. भाई सेकेंड हैंड कार ली है, सेकेंड हैंड कार आपने रिसेंटली परचेज की है और अब उसको यूजेबल बनाने के लिए, यूज के काबिल बनाने के लिए जो भी खर्चा करोगे वो तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा. वो मोटर कार की वैल्यू में ही ऐड हो जाना चाहिए. तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली ट्रू. वो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है. दैट इज व्हाई इट इज कंप्लीटली ट्रू. और कहलाएगा क्या, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा. चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, आइए पढ़े. अगला क्वेश्चन क्या था जी, द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट. यानी जैसे कोई मशीनरी बेचती या बिल्डिंग बेचती, वो हमारे कैपिटल एसेट ही होते हैं. नीड नॉट बी एडेड, उसे ऐड करने की जरूरत नहीं है. टू द रेवेन्यू टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस. भाई साहब दिस इज रॉन्ग. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. और क्यों फॉल्स है आइए समझें. अगर मैंने किसी भी एक साल का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए. इस साल होने वाले सारे के सारे प्रॉफिट्स, चाहे वो मेरे मेन बिजनेस के ऑपरेशन से जुड़े हों या मेरे मेन बिजनेस के ऑपरेशन से वो न जुड़े हों, दोनों ही हाल में मुझे उस गेन को, उस प्रॉफिट को इस साल के नेट प्रॉफिट में दिखाना ही होगा. क्योंकि यहां पर नेट प्रॉफिट बोला है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बोला. अगर नेट प्रॉफिट बोला है तो इसका मतलब उसमें तो इंक्लूडेड होना ही चाहिए. इसने लिखा है नीड नॉट बी एडेड, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया. इट शुड बी कंसिडर्ड टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट इवन इफ इट इज नॉट ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन. हमारे मेन बिजनेस के द्वारा ये नहीं था, तब भी हम इसे इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें टोटल नेट प्रॉफिट निकालना है, राइट. ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है. लिखा क्या है, एन एक्सपेंडिचर intended to benefit beyond the current period is a revenue expenditure. Beyond the current period का मतलब क्या हो गया, यानी कोई भी मैंने ऐसा एक्सपेंडिचर किया जो कि मुझे बेनिफिट देगा विच इज मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर. तो भैया मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड यानी करंट पीरियड से ज्यादा, तो उसे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ी बोलते हो. दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. That is a capital expenditure. क्वेश्चन में लिखा है it is a revenue expenditure. That means it is false. तो ये स्टेटमेंट मेरे दोस्तों हो गई फॉल्स. आइए इसे पढ़ लेते हैं. लिखा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच गिव्स बेनिफिट्स इन द पीरियड, विच बेनिफिट्स द पीरियड इन विच इट इज इनकर्ड, दैट इज द करंट पीरियड. तो अगर ये बियॉन्ड वन पीरियड जा रहा है, बियॉन्ड करंट पीरियड जा रहा है, फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बचा. ये बन क्या गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया. तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात तो सही है, लेकिन
आपने यहां लिख दिया कि ये बियॉन्ड द करंट पीरियड जा रहा है। बियॉन्ड जाने का मतलब ही क्या हो गया? बियॉन्ड जाने का मतलब ही हो गया कि मोर देन 1 ईयर की बात हो रही है। तो ये बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। आगे चलते हैं। लिखा जी सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर क्या है? कैपिटल नेचर की आइटम है, एसेट है ना। इट शुड बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। बिल्कुल गलत। 4 तरह के अकाउंट्स केवल और केवल गुड्स के लिए यूज किए जाते हैं। परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। ध्यान रखिए, जब भी हम गुड्स की सेल परचेज करते हैं तो उनके लिए सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, इन अकाउंट्स की वहां पर क्या की जाती है? उनका नाम लिख के उनको यूज किया जाता है। समझे मेरी बात के नहीं? उनका नाम लिख के उनको यूज किया जाता है, उनको डेबिट क्रेडिट किया जाता है। वो केवल गुड्स के केस में होता है। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स आर द आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। लेकिन भैया यहां तो बात ही कुछ और है। ये एसेट है, ये तो आपके कैपिटल नेचर का है। और अगर ये कैपिटल नेचर का है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट थोड़ी होना चाहिए, इसी ऑफिस फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट हो गई भैया फॉल्स। लिखते हैं, देखते हैं। इट शुड बी क्रेडिटेड टू, इट शुड बी क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। व्हाई? बिकॉज इट इज अ कैपिटल रिसीट। बेचा और पैसा मिला, इट इज ऑफ कैपिटल नेचर, तो कैपिटल रिसीट कहलाएगी। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा क्या है? लिखा जी एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ अ परमानेंट एसेट ऑफ एंड्योरिंग बेनिफिट। जो लंबे समय तक मुझे बेनिफिट देगा, तो भैया उसे कहते क्या है? उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ऐसे बोलिए जल्दी जल्दी। ऐसे एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे हम? ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। परमानेंट एसेट जब भी लेकर आते हैं तो भाई ऐसा ही होता है। बिकॉज इट विल जनरेट एंड्योरिंग बेनिफिट्स एंड हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। इसीलिए हम इसे बोल देंगे कि ये क्या है? ये एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। समझे मेरी बात के नहीं? फिर लिखा जी गुडविल इज अ करंट एसेट। देखो गुडविल पर तीसरा क्वेश्चन आ गया है और ये सारे आपके पास्ट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस फिलहाल करा रहा हूं। ये PYQs हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं यहां पर आपको 30 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए ना, पिछले 30 इयर्स में, ट्रू फॉल्स वाले वो सारे करवाने वाला हूं। सो गुडविल इज अ करंट एसेट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों है भैया ये फॉल्स? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये करंट एसेट नहीं है, ये एक नॉन करंट एसेट है विच इज ऑफ कैपिटल नेचर। और ये क्या है? ये एक इंटेंजिबल नेचर का एसेट है। सो गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट, यानी नॉन करंट एसेट। इट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट। एसेट के अकाउंट को हम रियल अकाउंट ही बोलते हैं, बट इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट नहीं है ये। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। सो ये फिक्टिशियस नहीं है। दिस इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट बट इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। कैसा है ये? ये एक इंटेंजिबल है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिर भी आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। चलिए, ये आ गए जी हम अपने अगले सवाल की तरफ। और लिखा क्या है? लिखा वेजेस पेड टू वर्कर्स टू प्रोड्यूस अ टूल टू बी कैप्टिवली कंज्यूम्ड। कैप्टिवली कंज्यूम्ड यानी कैप्टिव करने का मतलब लंबे समय तक। जैसे कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को कैप्टिव बना लेना, यानी उसको अपने कब्जे में ले लेना बड़े लंबे समय तक, तो उसे बोलते हैं कैप्टिव। तो भैया हमने भी इसे अपने कब्जे में ले लिया। हमने इस एसेट को बनाया, एक ऐसा टूल बनाया जो हमें लंबे समय तक हमारे पास ही रहेगा, लंबे समय तक हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो जब भी कोई एसेट ऐसा होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही तो कहते हैं। दैट मीन्स जो भी वेजेस दी वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी सारी की सारी एसेट में ऐड हो जाएंगी और एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली ट्रू। सो वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर क्रिएटिंग एन एसेट to be used in business is a capital expenditure. It is a capital expenditure. क्या ये बात सबको अच्छी तरह समझ में आ गई? Wages paid to workers for creating an asset to be used in business
इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई सभी को? चले आगे। चलिए, अक्रूवल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। पूरी तरह से फॉल्स है ये, उल्टी बात कर रहे हैं भाई बिल्कुल ही। अक्रूवल का तो मतलब ही ये होता है कि ड्यू बेसिस। अक्रूवल का मतलब क्या होता है? ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस का मतलब ये होता है कि चाहे आपने कोई इनकम लेनी थी, रिसीव हुई या नहीं हुई, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अगर वो इस साल की इनकम है तो जरूर दिखाओगे, ड्यू दिखा दोगे कि लेनी बाकी है। उसी तरह से अगर कोई इस साल का खर्चा है तो भैया वो डेबिट होगा ही होगा, चाहे आपने उसके लिए पैसा दे दिया चाहे नहीं दिया, ड्यू है, वो देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। इसी को कहा जाता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक और जो हम अकाउंटिंग करते हैं सारी की सारी हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये कैश बेसिस का मतलब क्या होता है? कैश बेसिस का मतलब ये होता है कि जब कैश आएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, जब कैश जाएगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। ये तो उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। ये चीज तो पूरी तरह से बिल्कुल इसकी बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है भैया ड्यू बेसिस, और ये कैश बेसिस के बराबर बोल रहा है, तो आंसर हो गया पूरी तरह से फॉल्स। दैट मींस अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? इट इंप्लाइज अकाउंटिंग डन ऑन ड्यू और अक्रूवल बेसिस। It involves the recognition of revenues and costs as they accrue irrespective of actual receipts or payments. एक्चुअल रिसीट हो पेमेंट हो उसकी बात नहीं हो रही, भैया हमसे कोई लेना देना नहीं है। ये स्टेटमेंट हो गई पूरी तरह से फॉल्स। ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट आ गया, लिखा है नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये स्टेटमेंट भैया पूरी तरह से रॉन्ग है। These are not balanced। अगर इनके बैलेंस बनाए होते, निकाले होते, तो ये अगले साल भी जाते। भाई पूरी की पूरी अकाउंटिंग 5 चीजों में डिवाइड हो जाती है: एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स और गेन्स एंड कैपिटल। करेक्ट? तो एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस, लायबिलिटीज, इनकम्स और गेन्स, और एंड में आ गया हमारे सामने व्हाट? एंड में आ गया हमारे सामने ये कैपिटल। देखा जाए तो अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स, यही दोनों क्या होते हैं? ये कहलाते हैं पूरी तरह हमारे सामने, बोलिए फटाफट से, ये कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। और इनकी बैलेंसिंग नहीं होती मेरे भाई, हम इन्हें बैलेंसिंग नहीं करते। इसकी क्यों बैलेंसिंग नहीं करते? क्योंकि इनको उसी साल एक्सपेंस या इनकम की बात करके उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका मतलब आने वाले साल में अगर कोई चीज बचेगी तो वो केवल 3, या तो एसेट या लायबिलिटी या कैपिटल। इन दोनों का नेट इंपैक्ट तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के रूप में ऑलरेडी दिखा दिया। इसका मतलब हम इनके बैलेंसेस को आगे नहीं लेकर जाते, इन्हें उसी साल में क्लोज कर दिया जाता है। इसके बैलेंस ना होने के कारण ही इनके कभी भी बैलेंसेस आपको बैलेंस शीट में नजर ही नहीं आएंगे। बैलेंस शीट के अंदर वही आती है चीज जो पूरे के पूरे फाइनल बैलेंसेस बचे, और एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम एंड गेन का तो जो नेट इंपैक्ट है वो दिखाया जाता है। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। जैसा कि आपके सामने भी लिखा है कि द बैलेंसेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे आर नेवर बैलेंस्ड। इनकी बैलेंसिंग कभी नहीं होती, दे आर नॉट बैलेंस्ड। अगर बैलेंस होते तो भैया कहां दिखाई देते? ये बैलेंस शीट में दिखाई देते, राइट? तो ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, लिखा है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन व्हाइट वॉशिंग ऑफ अ फैक्ट्री डन आफ्टर एवरी 6 months इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस भैया, ये उसकी मेंटेनेंस का खर्चा ही तो है। जो मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही तो कहलाता है। दैट मीन्स दिस इज कंप्लीटली ट्रू as they are incurred in the normal maintenance course of the asset. That is why this statement is completely true. क्या ये बात समझ में आई सभी को? फिर लिखा है amount spent for replacement of worn out parts of a machine is a capital expenditure. अब देखो जी,
कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे खराब हो गए, अब उनको तो नॉर्मल कोर्स ऑफ मेंटेनेंस में बदलना ही होगा। तो अब नहीं बदलोगे तो चलेगा नहीं। तो जो नॉर्मल मेंटेनेंस होती है, मैंने हमेशा बोला कि वो क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इन्होंने क्वेश्चन में लिख के दिया है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट मींस दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। सो इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस कॉस्ट है, हेंस दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी हो गया काम हमारा। अब चलते हैं टेम्परेरी शेड पुट अप एट प्रोजेक्ट साइट टू हाउस मटेरियल्स। हाउस मटेरियल का मतलब क्या है, वो घर वाला मटेरियल नहीं है, ये है कि उस मटेरियल को रखने के लिए बात हो रही है कि हमने उस मटेरियल को रखने के लिए टेम्परेरी शेड बनाया। दैट मींस ये टेम्परेरी शेड जो है, इसे क्या कर दिया जाएगा, इस टेम्परेरी शेड को हटा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। कब तोड़ दिया जाएगा, जैसे ही ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इज इंसिडेंटल टू द मेन कंस्ट्रक्शन एंड द एक्सपेंडिचर ऑन इट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन ये है कि हैवी एडवर्टाइजिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैंने कोई हैवी एडवर्टाइजिंग कर दी और उसके लिए, भाई साहब नया प्रोडक्ट जब भी आता है तो एडवर्टाइजिंग होती है, बड़ा खर्चा होता है, लेकिन ये कोई एसेट नहीं बनाता, ये बात हम जानते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए कोई एसेट नहीं बना रहा, और अगर एसेट बनाता तो हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। लेकिन क्योंकि अमाउंट बड़ा होता है, इसीलिए हम जानते हैं कि हम इसे क्या करेंगे, धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। तो दैट इज वाई ऐसी हैवी एडवर्टाइजिंग को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो भाई ये तो लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट मींस दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। तो चलिए आइए जरा इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट है फॉल्स। Since it does not create any property of tangible or intangible nature, and so the expenditure is spread over the period for which its effect would remain. तो हम उसे बस उतने ही पीरियड में स्प्रेड ओवर कर देते हैं जब तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, यानी जब तक हमें लगता है कि हाँ यार ये एडवर्टाइजमेंट हमें इतने समय के लिए हेल्प कर सकती है, हम उसे उतने ही समय के लिए क्या कर देते हैं, हम उसे उतने ही समय के लिए उसे राइट ऑफ करते रहते हैं। जैसे मान लो 30 लाख का खर्चा हो गया, हमने सोचा 3 साल तक हेल्प मिलेगी, तो 10-10 लाख करके 3 साल में डिवाइड कर दिया, लेकिन हमने बस उसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेफर किया है, टुकड़ों में बांटा, इसने हमारा कोई एसेट नहीं बनाया। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, लिखा जी लीगल फीस पेड टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल फीस अगर मैंने भैया बिगिनिंग में पे कर दिया तो डेफिनेटली, अगर ये लीगल फीस पे ही नहीं करता वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ में नहीं आती, और जब तक वो प्रॉपर्टी हमारी यूज करने के काबिल ना हो जाए, जब तक ऐसा ना हो, तब तक जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे के सारे कैपिटल नेचर में कहलाते हैं और उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में ऐड होते हैं। दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। सो लीगल फीस भी जो हमने पे की है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो दिए हैं, गुड्स को लाने, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का जितना खर्चा वगैरह किया, पेपर वर्क किया, वो सारा का सारा उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही ऐड कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये तो बात बिल्कुल ट्रू है। सो लिखा क्या जी, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड इट इज इनकर्ड टू पोजेस द ओनरशिप राइट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर इसे हम खर्चे को ना करते तो भैया फिर वो हमारी ओनरशिप में ही नहीं आता, वो हमारे पास राइट ऑफ ओनरशिप मिलता ही नहीं। और अगर राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरे लिए, बोलिए, मेरे लिए एसेट बनेगा ही नहीं जब तक ये खर्चा नहीं करूंगा। दैट इज व्हाई द अमाउंट स्पेंड ऑन लीगल फीस इज ऑलवेज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो चलिए अगला लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन रेनोवेशन ऑफ अ थिएटर and which has increased the seating capacity by 10% is deferred revenue expenditure. deferred revenue expenditure है, क्यों, क्योंकि वो कर क्या रहा है, वो कह रहा है जी इसने हमारी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी। मेरे भाई अगर सीटिंग कैपेसिटी उसने बढ़ा दी है ना 10% से, तो तुम्हारी कमाइयां बढ़ जाएगी। और ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बन गया, ये एसेट। तो जो भी कोई अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे चीज, ये हमने सीखी हुई है बात कि अगर कोई भी खर्चा हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, तो अर्निंग कैपेसिटी जो भी चीज बढ़ाएगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगा,
वो हमारे लिए नॉन करंट एसेट, हमारा रियल अकाउंट, हमारा फिक्स्ड एसेट कहलाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। सो दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है पूरी तरह से फॉल्स है। इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा की बात हो रही है। फॉर ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से यहां पर ज्यादा की बात हो रही है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी यहां पर बात हो रही है, और हम बातचीत यहां पर क्या कर रहे हैं कि जो भी कमाई की कैपेसिटी बढ़ाएगी उसे यही कहेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है, जो भी खर्चा अभी देना बाकी है, माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, वो हमारा एक्सपेंडिचर तो है, वो तो डेबिट होगा ही होगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग हो जाने के कारण वो एक लायबिलिटी बन जाएगी। एक्सपेंस जो है वो तो खर्चा, वो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है। दैट मींस इट इज अ पर्सनल अकाउंट। जिस व्यक्ति को देना है उसकी तरफ हमारी ये लायबिलिटी, और व्यक्ति यानी पर्सन यानी उसका जो अकाउंट होगा वो कहलाएगा पर्सनल अकाउंट। दैट मींस ये अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है भाई। सो बिकॉज इट इज ड्यू टू सम पर्सन, दैट इज वाई इट इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी का अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट में नहीं आएगा। दैट मींस इट वाज फॉल्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया जी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमने 80,000 के खर्च कर दिए। पेड टू अ टेक्नीशियन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीनरी इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर आपने देखा कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 80,000 का है, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस 80,000 रुपीज का आ गया, हमने किसी टेक्नीशियन को ये पैसा पे कर दिया, और मेरे दोस्तों किस काम के लिए पैसा पे कर दिया? हमने ये पैसा पे कर दिया है उस मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए। तो मैंने आपको एक बात बार बार बताई है कि जब तक कोई खर्चा हम ऐसा कर रहे हैं जो कि एसेट को यूज करने के काबिल बना दे, उस तक के सारे खर्चे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। वो उसी एसेट के अंदर ऐड होने चाहिए, राइट? तो भाई इसका मतलब क्या हो गया? जब तक वो टेक्नीशियन आता नहीं तब तक ये मशीनरी यूज करने के काबिल बनती नहीं। इसीलिए इट शुड हैव बीन एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी एंड नॉट टू द P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में डेबिट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये तो कह रहे हैं जी P&L अकाउंट में डेबिट करो, दैट मींस इट इज फॉल्स। सो द एक्सपेंडिचर is a capital expenditure. This expenditure is a capital expenditure since it has been incurred to put the asset in a working condition. मैंने आपको बताया था, वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जितने भी खर्चे आप करते चले जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएंगे। और इन्होंने क्या लिखा था कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, P&L अकाउंट में जाना चाहिए। दैट इज वाई इट इज फॉल्स। नेक्स्ट आ गया, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीनरी। मशीनरी को बढ़ाने के लिए जो भी खर्चा है वो डेबिट होना चाहिए मशीनरी अकाउंट में। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था और ये बात बिल्कुल करेक्ट है। फिर वही बात, एसेट जब तक यूज करने के काबिल ना हो जाए तब तक जितने भी खर्चे हम उस पर कर रहे हैं वो सारे के सारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है, उसी एसेट की वैल्यू में ऐड होने चाहिए। तो नई मशीनरी बनाने के लिए जो भी खर्चा किया तो भैया वो भी चाहे वेजेस से क्यों ना हो मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होना चाहिए। दैट इज वाई दिस इज कंप्लीटली ट्रू। The answer is true because it is a capital expenditure. फिर अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, ये लीजिए, लिखा जी, एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन एक्विजिशन ऑफ अ परमानेंट एसेट। भाई परमानेंट नेचर का मतलब क्या होता है? परमानेंट एसेट का मतलब क्या होता है? जो लंबे समय तक हमारे पास मौजूद रहेगा। जो चीज लंबे समय तक मौजूद रहेगी वो कैपिटल नेचर की होनी चाहिए, वो हमारा एक नॉन करंट एसेट जनरेट होना चाहिए। दैट इज वाई दिस इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स हो गई। बोलिए यस और नो। सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंस इट विल जनरेट बेनिफिट्स फॉर ओवर मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा के लिए हमें वो हेल्प करने वाला है भाई, इसीलिए स्टेटमेंट क्या है? पूरी तरह से फॉल्स।
फिर आ गया पेटेंट राइट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट्स, यस इट इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, इनटेंजिबल है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, और इसीलिए इसे क्या किया जाएगा, इसीलिए इसे डेबिट कर दिया जाएगा। इट इज एन इनटेंजिबल एसेट एंड इट इज इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट। ये एक रियल अकाउंट है, ये एक एसेट का अकाउंट है, भले इनटेंजिबल हो। माय डियर फ्रेंड्स ये क्या कहलाएगा, माय डियर फ्रेंड्स ये कहलाएगा क्या, ये रियल अकाउंट कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? सो वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ये बात तो बिल्कुल सही हो गई, ये मशीनरी अकाउंट में डेबिट होने से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट। चलिए अब आगे चलता हूं मैं इसी बात पर। लिखा है इन डबल अकाउंट, डबल अकाउंट यानी ये बेसिकली बात करना चाह रहा है डबल एंट्री सिस्टम की। सो इन अ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री अकाउंट्स यानी जिस बात को भी आप रिकॉर्ड करेंगे, मनी मेजरमेंट वाली होगी या जो भी होगी, उसमें डबल एस्पेक्ट इसका दिखाएंगे। यानी कोई भी हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, कोई भी इवेंट की बात करते हैं, तो वो दो एस्पेक्ट दिखाता है, डुअल एस्पेक्ट होता है। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं कि वो दो तरफा इंपैक्ट डालता है। इसी को डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो सारी की सारी डबल एंट्री सिस्टम से होती है। तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करने वाले हैं भैया, हर एक ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट है, हर एक ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट, दो तरफा इंपैक्ट है। इसीलिए उसे क्या कहा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए उसे कहा जाएगा कि वो एक ट्रांजैक्शन। बिल्कुल ये बात करेक्ट है, डबल एंट्री सिस्टम में ऐसा ही होता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग में बिल्कुल ऐसा ही होता है। डुअल एस्पेक्ट होता है, दो तरफा टू फोल्ड इंपैक्ट होता है। हर बार कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो एक अकाउंट के डेबिट साइड को और दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड पर असर डालेगी। क्या ये बात सभी को अच्छी तरह समझ में आ गई? फिर दोबारा से खर्च आ गया कि लीगल फीस पेड टू एक्वायर अ बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। माय डियर फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले ही हमने लीगल फीस की बात की थी, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कंप्लीटली ट्रू। लीगल फीस जो भी है उसे कैपिटलाइज ही किया जाता है, ये कैपिटल नेचर की आइटम होती है। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, ये एक रियल अकाउंट है तो उसी में ऐड हो जाना चाहिए। तो यहां पर जो बिल्डिंग अकाउंट बनाया जाएगा ये उसी बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट कर दिया जाएगा, ये उसी बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर देंगे। आगे क्या लिखा जी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर गाइडेड बाय जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और ये ट्रांजैक्शन और इवेंट उसी के बेसिस पर ही बनाए जाते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसी के बेसिस पर बनाए जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स बोलिए, तो आंसर ठीक होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ट्रू है ये। हर कंट्री के अपने क्या होते हैं, हर कंट्री के अपने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए वो अकाउंटिंग भी करते हैं, वैसे ही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। हमारे देश में भी अपने हैं, लेकिन अब पूरा का पूरा वर्ल्ड आपस में इतने बढ़िया तरीके से जुड़ गया है और हमारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी ग्लोबल लेवल पर होती है। तो एक ज़रूरत आन पड़ी थी कि अब हम क्या करें, अब सारे के सारी कंट्रीज अगर अपने अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग कर रही हैं तो फिर आपस में जो टेक ओवर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे देखा जाए तो एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के अंदर किसी कंपनी को खरीद लिया तो उसका अकाउंटिंग का सिस्टम अलग है, हमारा अलग है, तो ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए IFRS का प्रावधान दिया गया कि पूरा का पूरा वर्ल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। और अब कंट्रीज धीरे धीरे करते करते क्या कर रही हैं, धीरे धीरे करते करते इन्हें अडॉप्ट कर रही हैं। जिन कंट्रीज के अपने
जो भी सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं वो बड़े समय से फॉलो करते चले आ रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उन सब ने अपने ये सिस्टम बना रखे हैं। लेकिन धीरे धीरे हर कोई कन्वर्जेंस पर आ रहा है, यानी धीरे धीरे अपने प्रिंसिपल को IFRS पर लेकर आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे चलते हैं, लिखा है अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम which has its input processing methods and output also। बिल्कुल ठीक बात है भाई। आप देखो कि पहले जर्नल बनता है, फिर उसके बाद जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बनता है, ट्रायल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट जब बनती है, तो अल्टीमेटली सारा रिजल्ट किसके रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में किसको दिया जाता है, जितने भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है उनको दिया जाता है। तो इसका मतलब आपने एक ट्रांजैक्शन की इनपुट डाला, जर्नल से करते करते पहुंच गए कहां पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। तो इनपुट डाला और आउटपुट निकल आया, करेक्ट और नॉट। सो दिस इज ट्रू। अकाउंटिंग बेसिकली है क्या, अकाउंटिंग इट इज अ प्रोसेसिंग सिस्टम। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसका इनपुट है एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए जी। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई, आप उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इनपुट मान के डालो, और आउटपुट के रूप में हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल के देंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया कि जर्नल से लेके एंड तक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जो हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं अपने यूजर्स तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आने जा रहा है, आइए देखें। लिखा क्या है, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज जनरली शोन एज एसेट्स इन द बैलेंस शीट। कैसे दिखा सकते हैं भाई, क्या ह्यूमन को वैल्यू भी कर सकते हो आप। अकाउंटिंग में केवल उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है भैया जो मनी में मेजर किए जा सके, और ह्यूमन रिसोर्सेज को तो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना इम्पॉसिबल है, भले वो कितने ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। दैट इज वाई, बिकॉज दे कैन नॉट बी termed in terms of money, that is why situation क्या आएगी, they cannot be defined in terms of money, इसीलिए उन्हें रिकॉर्ड यहां पर नहीं किया जा सकेगा। Is that very very clear to you? So revenues are matched with expenses in accordance with the matching principles। जो matching principles हैं my dear friends, जो ये matching principles हैं, matching principle का मतलब क्या हो गया, मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये हो गया, मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब ये हो गया, बताइए फटाफट से। मैचिंग प्रिंसिपल्स का मतलब ये हो गया कि हम इस साल के खर्चे को इस साल की इनकम से मैच करेंगे, और अगर हम सही प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं तो हमें हमेशा और हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। अगर मेरे इस साल के कोई प्रॉफिट है तो मैं केवल और केवल इसी साल के प्रॉफिट को काउंट करूंगा, और इसी साल की इनकम को काउंट करूंगा, और इसी साल से जुड़े हुए एक्सपेंस को भी काउंट करूंगा। जो मेरा इस साल से जुड़ा हुआ नहीं है मैं उसको काउंट ही नहीं करने वाला। समझे मेरी बात क्या नहीं। सो दैट मीन्स इट वाज ट्रू। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही होता है कि रेवेन्यू अर्न्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर इज मैच्ड विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड टू जनरेट दैट रेवेन्यू। यानी जो उस साल के सेम पीरियड के जो भी मैंने खर्चे किए और वो खर्चे करके मैंने जो भी कमाई की, जो भी रेवेन्यू किया, मुझे इन्हीं को तो कंपेयर करना है, मुझे इनको ही मैच करते हुए अपना फाइंड आउट करना है कि भैया मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस। इसी को मैचिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया जी, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। गलत है ये। इक्विटी यानी कैपिटल और ये हो गई लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो इनको तो ऐड करना चाहिए। अरे भाई ये माइनस आपने गलत लगा, इट शुड बी प्लस, यानी ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। इट शुड हैव बीन इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट। सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स, क्योंकि इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन प्लस करंट लायबिलिटी पूरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को बताता है, और करंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट ये बताते हैं किसे, ये बता देते हैं मेरे दोस्तों एसेट साइड को। तो दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी है, बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं इसे। लेकिन जी अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, यस, जितने भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है भैया उनको सारा इन्फॉर्म ही तो करते हो आप। तो ये ट्रू है, कंप्लीटली ट्रू। ये इट स्टार्ट्स व्हेन देयर इज कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। शुरुआत ही बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई सर, इसे रिकॉर्ड करो, इसी बात से होती है।
और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को जब इसके बारे में पता लगता है वो इमीडिएटली इसको रिकॉर्ड कर देता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है तो फाइनल रिजल्ट आता है। तो जो रिजल्ट आता है, इनको पूरे डेटा को अरेंज करने के बाद फिर उसे क्या किया जाता है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन्हें इस रिजल्ट को भेजा जाता है। लो जी लो, आप इसे देख लो, आप ही के लिए हमने अकाउंट्स बनाए हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर हैं, एम्प्लॉइज हैं, सब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट है। आगे पॉइंट आ गया जी, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज आर्टिफिशियली स्प्लिट इनटू, बांट दिया जाता है उसे, कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और कैसे बांट दिया जाता है कि लो जी लो, पीरियोडिक इंटरवल में बांट दिया। क्यों? गोइंग कंसर्न के बेसिस पर भैया। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि बिजनेस तो कई सालों तक चलता रहेगा, उसकी लाइफ तो पता नहीं भैया अनंत है। तो क्या करोगे आप, क्या उसके खत्म होने का इंतजार करोगे? और जब वो खत्म हो जाएगा तब जाके कहोगे कि चलो भैया एक काम करते हैं, अब जो है अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं, विच इज रॉन्ग। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता भाई। क्यों नहीं ऐसा होता? क्योंकि हमें तो हर साल अपनी परफॉर्मेंस को फटाफट से देखना, जज करना कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये है पीरियोडिक इंटरवल्स में बांटने का तरीका। हम जानबूझ के उस लाइफ को आर्टिफिशियली स्प्लिट कर देते हैं और हर साल बाद हम अपने रिजल्ट्स को देखते हैं। सो दिस आंसर इज कंप्लीटली ट्रू। So it is true because it facilitates the determination of revenue and expenses of a specific period. क्या ये बात समझ में आई सभी को? आगे चलते जी, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। इट शुड बी डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। इसे हमें कहां डेबिट कर देना चाहिए बताइए जरा जल्दी जल्दी, क्या लिखा है? रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर, ये तो भाई सेल्स रिटर्न है। कस्टमर रिटर्न करेगा तो ये सेल्स रिटर्न है, और सेल रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड्स, क्योंकि सामान अंदर आ रहा है। तो ये तो गलत हो गई बात। इट शुड हैव बीन रिटर्न एज रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट। सो डेबिट किसे करना? हमें रिटर्न इनवर्ड को करना है, ना कि रिटर्न आउटवर्ड को। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। पेटेंट राइट्स इन द नेचर ऑफ रियल अकाउंट। दोबारा क्वेश्चन आ गया, देख लो। रियल अकाउंट है भाई, हाँ रियल अकाउंट है, एसेट है, कैपिटल नेचर का है, इंटेंजिबल है। सो दिस इज कंप्लीटली ट्रू, दिस इज कंप्लीटली ट्रू। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये एक इंटेंजिबल एसेट है, ये एक रियल अकाउंट है, ये एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। सो दिस इज कंप्लीटली ट्रू। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या लिखा जी? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज अ जनरल रूल फॉलोड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज जनरल रूल विच इज फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा होता है, ऐसा होता है जी, ठीक है ना? So this is completely true. Accounting principles suggests the rules of action which are universally accepted by the accountants. उन्हीं को सारे के सारे फॉलो करके सारी की सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगला आ गया जी, कैपिटल इज इक्वल टू द एसेट्स लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। कैपिटल is equals to the assets minus external liabilities। बात बिल्कुल ठीक है भाई। कैपिटल प्लस इधर लायबिलिटी को इधर ले जाओ, कैपिटल प्लस लायबिलिटी कर दोगे तो ये एसेट्स के बराबर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। इसका मतलब यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन है। दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली ट्रू। ये बात पूरी तरह से ट्रू है। चलिए आगे देखते हैं। गुड्स वर्थ ₹600 टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू अ परचेज अकाउंट। बताइए क्या परचेज अकाउंट में करना चाहिए इसे कि नहीं करना चाहिए? यस, फटाफट से। गुड्स 600 रुपए की थी, प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाल ली। इसका मतलब क्या हो गया? पर्सनल यूज के लिए निकाल ली तो भैया जो परचेज का खर्चा था वो घट गया।
परचेज का जो खर्चा था वो घट गया, यानी खर्चा घटने पर क्रेडिट होता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये होती है इसकी करेक्ट एंट्री। इसका मतलब क्या ये बात बिल्कुल ठीक निकली? जी हाँ, बिल्कुल ठीक निकली। गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी डेबिटेड टू द ड्रॉइंग्स। मैं तो जर्नल एंट्री बता रही, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और यही बात आपको यहां पर सामने लिखी हुई है, बिल्कुल करेक्ट बात की है। तो ये रहा जी हमारा अगला क्वेश्चन, और इसमें लिखा क्या है? गुडविल वर्थ ₹600 टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, इट शुड बी क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। तो बात क्या सही है? बिल्कुल ठीक बात है। ड्राइंग्स को डेबिट होना चाहिए और परचेज अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए, ये बात हमारी बिल्कुल ठीक थी, है ना। तो ये तो जर्नल एंट्री के अंदर ही बात हो गई। अब आती है कहानी अगली हमारी, रेंट पेड अकाउंट। मुझे लगता है 2 बार हो गया क्वेश्चन, है ना, 2 बार आ गया क्वेश्चन, ये 2 बार आ गया। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, और रेंट पेड अकाउंट। रेंट पेड का मतलब क्या हो गया जी? रेंट पेड अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक बात है। रेंट हमारा खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स, दे आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। तो भैया ये भी तो खर्चा ही है मेरा। लेकिन लिखा है रेंट रिसीव्ड अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, इट इज रॉन्ग। ये रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि जब आप रेंट पेड की बात कर रहे हो तो भैया वो एक्सपेंस है। जब रेंट रिसीव्ड की बात कर रहे हो तो ये तुम्हारी इनकम है। और एक बात बताओ, नॉमिनल अकाउंट होते क्या? अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स, दे आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। तो ये लिख रहा है वो रियल अकाउंट है, दैट मींस इट इज रॉन्ग। तो हम इसे क्या बोलेंगे? फॉल्स। की आधी स्टेटमेंट वैसे ट्रू है और आधी फॉल्स है। तो चाहे रेंट की बात जब हम कर रहे हैं, चाहे वो इनकम है चाहे खर्चा है, चाहे वो इनकम है अगर मिल गई तो भी इनकम ही है, नहीं मिली लेनी बाकी है, कोई बात नहीं। रेंट की इनकम तो क्रेडिट ही होगी हमेशा, समझे मेरी बात के नहीं? और अगर रेंट मेरा खर्चा है, मैं रेंट को डेबिट कर रहा हूं, खर्चे डेबिट होते हैं, हम जानते हैं एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं सारे के सारे, चाहे मैंने उसका पैसा दे दिया या मैंने उसका पैसा नहीं दिया, किसी भी हाल में भाई रेंट अगर मेरा खर्चा है वो डेबिट होना ही होना है, और अगर वो रेंट मेरी इनकम है तो क्रेडिट होनी होनी है। पैसा आने से जाने से कोई यहां पर फर्क नहीं पड़ता, समझे मेरी बात के नहीं? तो ये आएंगे क्या? ये नॉमिनल अकाउंट ही कहलाएंगे। चलिए अब आ गया हमारे सामने अगला क्वेश्चन, और लिखा क्या है? अमाउंट पेड टू मैनेजमेंट कंपनी फॉर कंसल्टेंसी टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंसेस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपने वर्किंग एक्सपेंसेस को घटाने के लिए कोई भी खर्चा कर दिया, भाई वर्किंग एक्सपेंसेस घटाने के लिए आपने मैनेजमेंट कंपनी को बुलाया, भाई थोड़ी कंसल्टेंसी दो, हमारे खर्चे थोड़े घट जाए। लेकिन ये कौन से खर्चों की बात कर रहे हैं भाई? ये कोई एसेट क्रिएट थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये खर्चा बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। पूरी की पूरी कंपनी में हमारे जितने भी इंप्लॉइज हैं सबकी ट्रेनिंग हो रही है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, ये बड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम कहेंगे कि भाई आपने इस पर जो खर्चा किया वो 1 साल नहीं, वो हो सकता है 3 साल मदद करे, 4 साल मदद करे, तो है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मगर एक बड़ा अमाउंट है, इसीलिए इसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कहेंगे तो सही रहेगा, तभी सही रहेगा। दैट मीन्स इट इज फॉल्स। सो क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा जी अमाउंट पेड और पेबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने पैसा पे कर दिया कि देना बाकी है, लेकिन जो पैसा हमने जो खर्चा किया मैनेजमेंट कंपनी से इस बात की कंसल्टेशन लेने पर कि भैया हमारे वर्किंग के सारे खर्चे घटवा दो, भाई कोई ना कोई ऐसी ट्रेनिंग दे दो जिससे कि हमारे एम्प्लॉइज जो है कम खर्चा करें, लेकिन उसका बेनिफिट तो हमें कई साल तक मिलने वाला है, 2-3 साल तक मिलने वाला है, 4 साल तक मिलने वाला है। जब तक हमारे पास एम्प्लॉइज रहेंगे तब तक इसका बेनिफिट जरूर होगा। तो भाई ऐसे केसेस में इस सारे के सारे खर्चे को आप एक बार में राइट ऑफ नहीं कर सकते, आप इसे मल्टीपल ईयर्स में राइट ऑफ करोगे। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल जब बताया था, तो हैवी एडवर्टाइजिंग का खर्चा जब हमने किया, वो भी हमें 2-3 साल 4 साल हेल्प कर सकता है, उसे भी हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट के कंपनी को हम जो कंसल्टेशन के चार्जेस दे रहे हैं वो भी हमें इसी तरह से हेल्प करेंगे। दैट इज वाई सारा का सारा खर्चा हम एक ही साल में नहीं दिखा सकते। क्या ये बात सभी को समझ में आई? दैट मीन्स इसे हमें डेफर करना पड़ेगा, ये कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर गिव्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, भैया लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है हमें इससे,
तो अगर मुझे इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, बिजनेस एंटिटी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, तो मैं इसे एक बार में तो रियलाइज कर नहीं लूंगा। मार्केट में इसे डायरेक्टली रियलाइज भी नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं कि इसे बेच दो, तो इसीलिए कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर भी नहीं है, इसीलिए दिस विल बी कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू कब बन जाता है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम डेफर कब करते हैं, क्योंकि भाई है तो वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा, लेकिन वो हमें कई सालों तक हेल्प देगा। अब कई सालों तक हेल्प देगा तो भाई उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल दो। अरे भाई वो तब बोलते जब वो एसेट क्रिएट होता, इससे एसेट तो क्रिएट कोई हुआ नहीं ना, इसी कारणवश हम इसे ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलेंगे। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अमाउंट बड़ा है, इसीलिए डेफर करना पड़ेगा। इसी कारण से ये एक नई कैटेगरी का जन्म होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कई टुकड़ों में बांट दो, यानी डेफर कर दो, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आइए पढ़ लेते हैं। ऐसे लिखा क्या है, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट नॉट फॉर पॉसिबल इनकम्स। अच्छा, सामने लिखा ही है अगले क्वेश्चन में, यही लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, द अकाउंटेंट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट शुड नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इनकम्स। बिल्कुल ठीक बात है। एंटिसिपेट इनकम का मतलब ही एंटिसिपेशन आप फ्यूचर के लिए करते। तो भाई सवाल ये आता है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि हम होने वाले एक्सपेंसेस को, तो आने वाले एक्सपेंसेस को हम पहले से प्रोवाइड कर लेते हैं, उसको हम खर्चे के लिए पहले निकाल लेते हैं। जैसे कि जब भी आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात करते हो, तो भैया क्या होता है, हम कहते हैं आने वाले समय में हो सकता है कि इतने डेटर्स पैसा ना दें, तो उनके लिए हम अलग से पहले ही प्रोविजन बना के चलते हैं। उस अमाउंट को हम पहले ही P&L में से निकाल लेते हैं कि अगर आने वाले समय में कोई लॉस हुआ तो इसमें से उसे यूज किया जाएगा। तो ये क्या है कि पॉसिबल लॉसेस जो है आने वाले, हम उसकी एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, उसी तरीके से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी होता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी यही चीज है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दैट इज द सेम थिंग। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम एक और चीज भी देखते हैं कि जब स्टॉक का वैल्यूएशन होता है तो हम कहते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। जब स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी थी और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो लेसर होता है, हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, अपनी बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू वही दिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? मान लीजिए स्टॉक की कॉस्ट हमारी 10,000 है, लेकिन मार्केट में वैल्यू उसकी 9,000 है। अगर मैं उसे 10,000 दिखा दूं जो कॉस्ट है मेरी, तो यानी प्रॉफिट तो इन्फ्लेट हो जाएगा, मैं प्रॉफिट दिखा नहीं सकता, इसीलिए लेसर वैल्यू दिखाई जाएगी। अच्छा, मान लीजिए इसका उल्टा हो जाए, कॉस्ट 10,000 थी लेकिन मार्केट में वैल्यू 15,000 है, तो क्या मैं 15,000 दिखा दूं? माय डियर फ्रेंड्स, हम ये 15,000 भी नहीं दिखाएंगे, हम 10,000 दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? उसके पीछे भी यही कारण है कि अगर मैं 10 की बजाय 15 दिखा दूं तो मैंने इनकम पहले ही दिखा दी। और यही कहता है कि वी शुड नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इनकम्स, जो भी इनकम हो सकती है। जैसे कि 10 का खरीदा, हमें पता कि 15 का बिक जाएगा, तो भाई हम उसको इनकम नहीं दिखाते पहले ही, हम अपनी 10,000 की आइटम को 10,000 का दिखाएंगे। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू घट गई तो हमें पता कि भाई ये तो लॉसेस हो सकते हैं, उसके लिए हम पहले ही प्रोवाइड कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म है माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस। किस पर बेस्ड है? प्रूडेंस पर, यानी बुद्धिमत्ता पर। यही बुद्धिमत्ता है और इसी बेसिस पर अकाउंटिंग यहां पर की जाती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए, अब आ गया हमारे सामने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया था, उसका इकट्ठा पूरा एज इट इज। थोड़ा सा साइज भले इसका दिखने में छोटा हो, लेकिन मैं चाह रहा था आपको कि दिख जाएगी कैसे आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखाई देगा। 6 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के, 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स आता है विद रीजन। थोड़ा सा ये दिखाने का कारण ये है कि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा। अच्छा, एक बात यहां पर और कि सिलेबस जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलता रहता है। तो पुराने टाइम में रेशोज एनालिसिस का चैप्टर आता था, राइट, क्लास 12th में भी हमने पढ़ा था। तो अब वो इसमें से काफी समय से काट दिया गया।
इसी कारणवश ये क्वेश्चन जो है वो इस वक्त यूजलेस हो गया आपके लिए, हमें इसको डिस्कस यहां पर नहीं करना, तो वी विल नॉट डिस्कस दिस वेरी क्वेश्चन, ठीक है ना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाली बात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाली बात हम यहां पर नहीं करेंगे, तो इसको मैंने यहां से रिमूव कर दिया है, ठीक है जी। बचा हुआ काम आइए फटाफट से हम करते हैं शुरू। और लिखा क्या है, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस ऑफ इंजन ऑफ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पहले भी ये पॉइंट कि जब बेटर एफिशिएंसी मिले ऐसी काम के लिए कोई भी जब आप खर्चा करते हो ना, तो बेटर वर्किंग पोजीशन में जब आ जाती है आपकी चीज तो खर्चे घटने लग जाते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आपके मोटर की लाइफ बढ़ गई। इस ओवरहॉल करने से इंजन ऑफ द मोटर कार, इसकी लाइफ बढ़ गई, और जब किसी चीज की लाइफ बढ़ जाती है तो आगे आने वाले सालों में ये एसेट पर ही तो आपने खर्चा किया। दैट इज वाई इसे क्या बोल दिया जाएगा कि ये एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब भैया ये तो हो गया फॉल्स, इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ी बोलेंगे, ये तो एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो इसका आंसर मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, और आंसर ये लिखा हुआ आपके सामने, ये फॉल्स है। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस फॉर इंजन ऑफ द मोटर कार इज इनकर्ड to get better fuel efficiency. These expenses will reduce the running cost in future and thus the benefit is in the form of long term advantage. Therefore it should be capitalized. ये capital nature का ही expenditure माना जाना चाहिए, right? तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। लिखा क्या है, depreciation is a non cash expense and it does not result in any cash outflow. ये पूरी तरह से ट्रू है भैया, क्योंकि डेप्रिसिएशन जिस एसेट पर लगा रहे हो उसका पैसा तो आप एक ही बार में पहले ही दे चुके हो, उसका पैसा तो आपने एक ही बार में पहले ही दे दिया था, बार बार थोड़ी उसका पैसा दे रहे हैं। तो देखा जाए तो जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है हम किसी को कैश पे करने नहीं जाते, इसीलिए डेप्रिसिएशन को हमेशा नॉन कैश एक्सपेंस कहा जाता है। खर्चा पीएनएल में डेबिट जरूर होता है बट कैश तो पे नहीं कर रहे, जब पे नहीं कर रहे तो इसका मतलब कैश आउटफ्लो होगा ही नहीं। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। क्या ये बात सभी को अच्छी तरह समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। लिखा है फी रिसीव्ड फॉर ए लाइफ मेंबरशिप फी। भाई रेवेन्यू रिसीट नहीं है, लिखा है कि ये तो रिकरिंग नेचर की है, नहीं ऐसा नहीं है। एनपीओ का क्वेश्चन है और एक बार में एक व्यक्ति एक ही बार पैसा देगा पूरी लाइफ के लिए, बड़ा अमाउंट है, इसे कैपिटलाइज किया जाता है और बैलेंस शीट में शो किया जाता है, और इन्होंने लिख दिया कि ये एक रेवेन्यू रिसीट है, रिकरिंग नेचर की है, जबकि ऐसा नहीं है। दिस इज अ कैपिटल नेचर और ये नॉन रिकरिंग रिसीट है, बार बार नहीं आएगी उस व्यक्ति से। सो दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। सर जी फॉल्स है तो फॉल्स लिखो, ट्रू क्यों लिख रहे हो? अच्छा जी फॉल्स लिख देते हैं भाई, गलती से हो गया। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, क्या क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल बैलेंस में अपीयर करता है? माय डियर फ्रेंड्स ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जब कभी ट्रायल बैलेंस में अपीयर करता है इसका मतलब यह हुआ कि आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन साल के खत्म होने से पहले ही कर दिया, उसको आपने इसका मतलब साल की परचेजेस में से पहले ही एडजस्ट कर दिया। अगर ऐसा परचेज के अंदर उसे पहले से एडजस्ट कर दिया है तो इसका मतलब अब उसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब सीधा वो बैलेंस शीट में जाता है। ये मैंने आपको पहले पूरी डिटेल बता दी। तो लिखा गया क्वेश्चन में, आइए पढ़ लेते हैं। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज देन नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्कुल ठीक बात है, इट इज शोन ओनली इन द बैलेंस शीट। ये बात माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है, ये पूरी तरह से ट्रू स्टेटमेंट है। यही जस्ट मैंने आपको इसका आंसर भी बताया, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, डेल क्रेडेरा कमीशन। डेल क्रेडेरा कमीशन हमें कहां देखने को मिलती है? कंसाइनमेंट अकाउंट्स में मिलती है। आइए देख लेते हैं। लिखा गया इफ डेल क्रेडेरा कमीशन इज पेड टू द कंसाइनी। कंसाइनी को डेल क्रेडेरा कमीशन इसलिए दी जाती है कि जब कंसाइनर उधार पर माल बेचने के लिए कंसाइनी को अलाउ कर देता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर कोई बैड डेट हो जाए तो भैया उस बैड डेट को बियर करने की जिम्मेदारी ओनर की है, क्योंकि हमने लॉ में भी पढ़ा है रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। और कंसाइनर ने जब कंसाइनी को सामान भेजा तो उसने ओनरशिप नहीं, केवल और केवल उसका पोजीशन ट्रांसफर किया।
दैट मीन्स कि भैया अब क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ओनर ही लॉस को बियर करता है, लेकिन उस लॉस से बचने के लिए कंसाइनर कंसाइनी से कहता है भाई साहब मैं तुम्हें ऑर्डिनरी कमीशन, सरप्लस कमीशन के अलावा भी एक और कमीशन दूंगा, और ये है डेल क्रेडेरा कमीशन। लेकिन ध्यान रखना, आपको सारे के सारे उधार के जो भी सेल्स किए हैं वो रिकवर करनी पड़ेगी। अगर वो कभी बैड डेट्स हो गए तो उस लॉस की जिम्मेदारी आपकी होगी। ऐसी स्थिति में फिर किसे बियर करना पड़ेगा, कंसाइनी को। तो आइए जरा इसे पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। इफ डेल क्रेडेरा कमीशन इज पेड टू द कंसाइनी, द लॉस ऑफ बैड डेट्स इज टू बी बोर्न बाय द कंसाइनर। नो, फॉल्स हो गई भाई, अभी तो बताया। ये इस केस में कंसाइनी बियर करेगा। कंसाइनर क्यों बियर करेगा भाई? डेल क्रेडेरा कमीशन देने का मकसद ही क्या था? तो 3 तरह की कमीशन होती है, हमने पढ़ी हुई है कंसाइनमेंट अकाउंट्स के अंदर। सबसे पहली ऑर्डिनरी कमीशन जो कि सेल्स पर दी जाती है। सरप्लस कमीशन के एक पर्टिकुलर बताए हुए प्राइस से ऊपर में अगर आप बेचते हो तो वो जो सरप्लस प्राइस होता है उस पर दी जाने वाली कमीशन को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सरप्लस कमीशन या ओवर राइडिंग कमीशन। और डेल क्रेडेरा कमीशन ये वो कमीशन होती है जो कंसाइनर अपने कंसाइनी को इसलिए देता है कि भाई जब तुम उधार पर सामान बेच रहे हो तो सारी की सारी रिकवरी करके देना। अगर रिकवरी नहीं कर पाए तो उस नुकसान की भरपाई तुम ही करोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन था। बहुत सारे PYQs हमने किए, जितने भी सारे के सारे क्वेश्चंस आपने देखे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो मेरे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब हम कल आने वाली क्लास में भी यही सारा का सारा काम करने वाले हैं, इसी को आगे बढ़ाया जाएगा। हम RTP, MTP, PYQs और ICI के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब यहां कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली क्लास में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।